जब हम भारत के महान साम्राज्यों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर जमीन जीतने और बड़े-बड़े किले बनाने वालों की तस्वीरें जहन में आती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जानने वाले हैं जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी हुकूमत की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अपनी विरासत तलवार से ज्यादा अपनी कला और संस्कृति से बनाई। जमीन, संस्कृति और समुद्र, जी हाँ, यही वो तीन स्तंभ हैं जिन पर चोल साम्राज्य की पूरी भव्य कहानी टिकी हुई है। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने इन तीनों ही क्षेत्रों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। किसी भी महान साम्राज्य की जड़ें कहीं न कहीं जमीन से ही जुड़ी होती हैं, है ना? चोलों के लिए वो जमीन थी कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टा, और यहीं से दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक का जन्म हुआ। ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि चोलों का जिक्र इतिहास में बहुत पहले से मिलता है, संगम युग के प्राचीन तमिल साहित्य में भी। लेकिन सदियों तक वे एक छोटी सी शक्ति ही बने रहे, मानो इतिहास उनके असली उदय का इंतजार कर रहा था। और फिर आई 9वीं सदी। यहीं से इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। विजयालय चोल नाम के एक शासक ने तंजावुर शहर पर कब्जा कर लिया। और ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये उस विशाल चोल साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था जिसे दुनिया देखने वाली थी। जीत के बाद क्योस नहीं फैला, बल्कि एक कमाल का सिस्टम बनाया गया। देखिए, उनकी सफलता का राज 3 चीजों में छिपा था। एक, मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय गांवों को अपना शासन खुद चलाने की आज़ादी, और एक बहुत ही सधा हुआ रेवेन्यू सिस्टम जिसने साम्राज्य को आर्थिक तौर पर ताकतवर बनाया। अब बात करते हैं उन 2 महान शासकों की जिन्होंने इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर पहुंचाया, एक पिता और एक पुत्र की कहानी। सबसे पहले आते हैं राजराज चोल प्रथम। वो एक सच्चे एम्पायर बिल्डर थे। उन्होंने चोल साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला दिया और अपनी नौसेना के दम पर श्रीलंका तक जीत का परचम लहराया। लेकिन राजराज की सबसे बड़ी विरासत उनकी जीती हुई जमीनें नहीं थी, बल्कि उनकी बनाई हुई संस्कृति थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत तंजावुर का वो भव्य बृहदीश्वर मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये चोलों की ताकत, उनकी कला और उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है जो आज भी खड़ा है। राजराज के बाद गद्दी पर आए उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम। उनकी नजरें अपने पिता की जीती हुई जमीन से भी कहीं आगे थी। वो खुले समंदर को देख रहे थे। उनका सपना था चोल साम्राज्य को भारत का पहला महान नौसैनिक साम्राज्य बनाना। पिता और पुत्र का विजन एकदम साफ था। जहां राजराज ने जमीन पर संस्कृति की एक मजबूत नींव रखी, वहीं राजेंद्र ने उस नींव पर एक ऐसे नौसैनिक साम्राज्य की इमारत खड़ी कर दी जिसके जहाज सुमात्रा और जावा जैसे दूर दराज के दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों तक पहुंच गए। और चोलों के जहाज़ों में सिर्फ सैनिक या व्यापारी नहीं थे, उनमें भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपराएं भी थीं, जो बंगाल की खाड़ी को पार करके नए देशों तक पहुंची। उन्होंने समुद्र को जंग का मैदान नहीं, बल्कि सभ्यताओं के लेन देन का एक हाईवे बना दिया था। और जब सैन्य और आर्थिक शक्ति इतनी मजबूत हो, तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा था एक ऐसा समाज जो कला और संस्कृति में खूब फला फूला। ये दक्षिण भारत का एक गोल्डन एज, एक स्वर्ण युग था। ये वो दौर था जब चोलों की बनाई कांस्य से मूर्तियां कला का शिखर बन गई, जो आज भी दुनिया भर के म्यूजियम्स की शान है। तमिल साहित्य अपने चरम पर था। और सोचिए, उस जमाने में महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था। कितनी प्रगतिशील बात थी ये। व्यापार के रास्ते अरब, चीन और रोम तक खुले थे। ये सच में एक समृद्ध और स्थिर स्वर्ण युग था। लेकिन इतिहास का एक नियम है कि हर शिखर के बाद ढलान जरूर आती है। चोल साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रहा, और उनका अंत किसी एक बड़ी जंग में हार से नहीं, बल्कि धीरे धीरे कई दशकों में हुआ। इस पतन की कहानी के 3 मुख्य हिस्से थे। पहला, साम्राज्य के अंदर ही सत्ता के लिए संघर्ष होने लगे। दूसरा, पांड्य और होयसल जैसे पड़ोसी राज्य ताकतवर होकर उन्हें चुनौती देने लगे। और तीसरा, इतने बड़े साम्राज्य को लगातार संभालने का बोझ वो धीरे धीरे उसकी नींव को ही कमजोर कर रहा था। और फिर 13वीं शताब्दी आते आते चोलों का राजनीतिक शासन एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन क्या किसी साम्राज्य का अंत उसकी कहानी का भी अंत होता है? चोलों के मामले में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शायद जिस दिन उनकी तलवारें म्यान में गईं, उसी दिन से उनकी कला और संस्कृति की विरासत और ज्यादा चमकने लगी। और यही बात चोलों की कहानी को इतनी असाधारण बनाती है।
उनका राजपाट तो खत्म हो गया, पर उनकी बनाई हुई सभ्यता आज भी जिंदा है। तो आज चोल हमें कहाँ मिलते हैं? वो उन विशालकाय मंदिरों की दीवारों में जिंदा हैं। वो उन खूबसूरत कांस्य से मूर्तियों के मुद्राओं में जीवित हैं। और वो उन पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेखों में सांस ले रहे हैं, जो सदियों बाद भी अपनी कहानी सुनाते हैं। और आखिर में यही चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा सबक है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ जमीनें जीतने में नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता बनाने में है जो समय को भी मात दे दे। तो सवाल ये उठता है कि किसी साम्राज्य का असली माप क्या है? उसकी जीती हुई जमीनें या वो सभ्यता जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है?